हेलो गाइस, दिस इज़ जिनेश लोनिया। और हाँ, मुझे मालूम है मैंने थोड़ा लेट किया है वीडियो डालने के लिए, तो उसके लिए आई एम सॉरी। ये वीडियो प्लीज़ स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, ताकि आपको समझ में आए कि रॉकेट प्रोपेलेंट कैसे बनाते हैं। प्लीज़ बीच में से स्किप मत कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है इसके अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोपेलेंट्स, रॉकेट प्रोपेलेंट्स। तो आप सोच रहे होंगे कि रॉकेट प्रोपेलेंट होता क्या है। रॉकेट प्रोपेलेंट एक ऐसा मास होता है जिसको हम हाई स्पीड से बाहर निकालें तो फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें थ्रस्ट मिलेगा न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से। रॉकेट प्रोपेलेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट। सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट एसआरबी में यूज हुआ था, सॉलिड रॉकेट बूस्टर में, जो स्पेस शटल में यूज हुआ है। इंडिया के पास में भी जो पीएसएलवी और जीएसएलवी है, उन दोनों में सॉलिड प्रोपेलेंट यूज होता है एज अ फर्स्ट स्टेज में। उसके बाद आते हैं लिक्विड प्रोपेलेंट। लिक्विड प्रोपेलेंट भी नॉर्मली यूज होते हैं, पीएसएलवी में भी यूज हुआ है, जीएसएलवी में भी यूज हुआ है। और सैटर्न 5 जो अपोलो मिशन था जिसमें चांद पे गए थे इंसान, उसमें भी लिक्विड प्रोपेलेंट यूज हुआ था। उसके बाद आते हैं क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स। क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट एक टाइप का लिक्विड प्रोपेलेंट ही होता है, बस उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, अराउंड -252 डिग्री सेल्सियस और -190 डिग्री सेल्सियस के करीब। और फिर आते हैं हाइब्रिड प्रोपेलेंट। हाइब्रिड प्रोपेलेंट मतलब दोनों लिक्विड और सॉलिड, दोनों प्रोपेलेंट्स एक साथ यूज करते हैं, उसको हम हाइब्रिड प्रोपेलेंट बोलते हैं। और सबसे लास्ट में आते हैं इनर्ट प्रोपेलेंट। इनर्ट प्रोपेलेंट जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते कोई भी चीज से। जैसे कि पहला हो गया उसमें आयन थ्रस्टर, जिसमें गैस को आयोनाइज किया जाता है और वो जो आयन्स होते हैं उनको एक्सेलरेट किया जाता है मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल फील्ड से। मैं इसके अंदर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा ताकि सिंपल रहे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहूँगा। और फिर आते हैं थर्मल प्रोपेलेंट। थर्मल प्रोपेलेंट्स में हम गैसेस को हीट करते हैं और फिर वो एक्सपांडेड गैसेस को बाहर निकालते हैं नोजल से। उसके बाद आते हैं कंप्रेस्ड गैस। वो एकदम सिंपल है, जैसे हम बलून में हवा भरते हैं और फिर छोड़ते हैं, जैसे वो कंप्रेस्ड होता है गैस बाहर निकलता है, सेम रॉकेट्स में भी यूज होता है। और सबसे आखिरी में आता है न्यूक्लियर प्रोपेलेंट। न्यूक्लियर प्रोपेलेंट में हम न्यूक्लियर डेटोनेशंस यूज करते हैं हमारा रॉकेट को प्रोपेल करने के लिए। उसके अंदर भी ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं डेप्थ में गया तो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वीडियो, जो मैं नहीं चाहता इस बार। तो फाइनली अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे कि हम कौन सा प्रोपेलेंट यूज करने वाले हैं। हम यूज करने वाले हैं सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट। हम सॉलिड प्रोपेलेंट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो इजीली बनाया जा सकता है या फिर इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। और भी दूसरी चीज़ों से हम बना सकते हैं, लाइक लिक्विड केरोसिन से या और दूसरी चीज़ों से, पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे सिंपल से, जो है सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट। सॉलिड प्रोपेलेंट्स के अंदर या कोई भी प्रोपेलेंट के अंदर दो अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं। पहला होता है फ्यूल और दूसरा होता है ऑक्सीडाइजर। फ्यूल जिसमें कार्बन अबंडेंट में हो और ऑक्सीडाइजर जिसमें ऑक्सीजन अबंडेंट में हो। तो इसमें होगा हमारा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट एज ऑक्सीडाइजर, और फ्यूल के लिए हम यूज कर रहे हैं फ्रुक्टोज, जिसे हम नॉर्मली शुगर भी कहते हैं। तो जब ये दो केमिकल्स रिएक्ट करते हैं तो उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है, जो आपकी स्क्रीन पे दिखा है अभी। अगर आपको केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है तो टेंशन मत लीजिए, हम इसे एकदम सिंपल में लेंगे। तो बेसिकली होता ये है कि हमें एक ऐसा मिक्सचर बनाना होगा जिसमें हम इफिशिएंटली फ्यूल को बर्न कर सकें ऑक्सीडाइजर के साथ में। मतलब ना तो ऑक्सीडाइजर ज़्यादा हो और ना ही फ्यूल ज़्यादा हो। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टोइचोमेट्रिक रेशियो का। तो स्टोइचोमेट्रिक रेशियो और भी अलग अलग काम में आता है, जैसे कि इक्वेशन को बैलेंस करने में, और भी बहुत सारे अलग अलग काम है। तो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं अभी के टाइम पे स्टोइचोमेट्रिक रेशियो का। स्टोइचोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? स्टोइचोमेट्रिक रेशियो बेसिकली ऑक्सीडाइजर टू फ्यूल रेशियो होता है। हमारे केस में जो ऑक्सीडाइजर है वो है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और जो फ्यूल है वो है शुगर। तो बेसिकली स्टोइचोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है, हम जो रेशियो लेते हैं वो मास का रेशियो, मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो लेते हैं। तो मैंने मॉलिक्यूलर वेट जो है वो विकिपीडिया पे सर्च किया हुआ है। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्ट
घर पे निकालना है बिना विकिपीडिया के, तो भी आप कर सकते हो। उसका डिटेल्स मैं दूसरे आने वाले वीडियोस में दूंगा। पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर वेट है 101.1032 और फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर वेट है 180.16। तो अगर आप इक्वेट करते हो इन दोनों को, तो आपको मिलेगा कि स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो जो है वो है 0.5611 के करीब। अब हमें निकालना होगा कि हमें कितना क्वांटिटी में KNO3 और फ्रुक्टोज चाहिए ताकि इफिशिएंटली और कंप्लीट कंबशन हो सके। उसके लिए हम मास इक्विवेलेंसी प्रिंसिपल यूज करेंगे। उसके लिए हम अज्यूम करते हैं लेट x इज इक्वल टू वेट ऑफ KNO3 और y इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्रुक्टोज। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 101.1032 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू y इंटू 180.6। अगर हम इसका रेशियो लेते हैं, अगर हम x बाय वाई का रेशियो लेते हैं, तो हमें मिलता है x बाय वाई इज इक्वल टू 1.78। अब हम डिसाइड करते हैं कि टोटल वेट जो रहेगा वो 100 ग्राम्स रहेगा। तो कितना KNO3 रहेगा और कितना फ्रुक्टोज रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने पहले ही बोला कि x और y क्या है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। अगर हम इक्वेट करें x और y को, तो 1.78 y प्लस वाई इज इक्वल टू 100 जो पहले की इक्वेशन से था। तो इससे हमें मिलता है कि y इज इक्वल टू 35.94 ग्राम्स और x जो है वो 64.053 ग्राम्स। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो हमें लेना पड़ेगा 64 ग्राम्स और फ्रुक्टोज जो है वो हमें लेना होगा 35 ग्राम्स। तो इतने इजीली कैलकुलेट होता है कितना मास चाहिए होगा फ्रुक्टोज का और कितना मास चाहिए होगा पोटेशियम नाइट्रेट का। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है ही नहीं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम जब करते हैं तो हमें कैसा थ्रस्ट मिलता है, कितना फोर्स मिलता है। अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा फिजिकली कि बर्न कैसे होता है, सेल्फ सस्टेनिंग बर्न जिसको बोलते हैं वो कैसे होता है। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें मेरे वीडियो को। और हाँ, आप जब तक मैथमेटिकली कर रहे हो तब तक ठीक है, पर प्रैक्टिकली प्लीज सावधानी से कीजिए या ना कीजिए घर में तो बेहतर होगा।